अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने 25 साल पहले इंसाफ के नाम पर तहरीक इंसाफ बनाई, फिर 22 साल तक कहा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इंसाफ होगा, एहतसाब होगा और शफाफ होगा, करप्शन का खात्मा होगा। अवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और जब नया पाकिस्तान बन गया, तहरीक इंसाफ को तो हुकूमत मिल गई, लेकिन अवाम को ना इंसाफ मिला, ना ही शफाफ एहतसाब मिला। दावों और वादों पर यूटर्न लिया और कह दिया कि वो लीडर ही क्या जो यूटर्न ना ले। अवाम की मुश्किलात जब पहले से भी बढ़ गई तो कहा कि घबराना नहीं, और जब 2.5 साल बाद भी तब्दीली ना आई तो कह दिया कि तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती। वो एहतसाब, वो इंसाफ जो पहले 90 दिन में आना था, अब तक नहीं आया, और एहतसाब के रास्ते में हुकूमत ही रुकावट बन जाए तो ऐ मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। इंतखाबात से पहले अराकीन असेंबली को दी जाने वाली फंडिंग को करप्शन की इब्तिदा कहा गया, दुनिया भर की मिसालें भी दी गई। 94 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है। ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? डेवलपमेंट फंड तहरीक इंसाफ में नहीं मिलेगी किसी। पहले जिसे करप्शन कहा, अब वही काम किया जाए और सेनेट इलेक्शन से पहले फी एमपीए और एमएनए 50 करोड़ के फंड्स देने का ऐलान किया जाए तो मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। सेनेट इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी नोटिस ले लिया है। सेनेट में अक्सरियत हासिल करने के लिए अगर सरकारी फंड्स का इस्तेमाल किया जाए तो मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। 6 साल से तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग केस चल रहा है। फंडिंग किसने की, रसीदें दिखाएं, तलाशी दें। जब सवाल उठे तो 2 हफ्ते पहले वजीर आजम ने बड़ा ऐलान किया। मैं कहता हूं इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हों। वजीर आजम ओपन समात की ऑफर करें और तहरीक इंसाफ की टीम इलेक्शन कमीशन में रसीदें पब्लिक ना करने पर अड़ जाए और समात को मशकूक बनाए तो मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरों की चोरी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी के 150 से ज्यादा इजलास हुए, ताखीरी हरबे अपनाए गए, इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए गए। इस केस में इंसाफ की तलाश में बानी रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर भी यही कह रहे हैं कि मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। वो बीआरटी मंसूबा जिसमें तहरीक इंसाफ का एक दावा भी वक्त पर पूरा ना हो पाया, जिस मंसूबे की बसें जलती हुई दिखाई दी, इस मंसूबे में लूट मार पर एहतसाब से बार बार जान बचाई जाए, तहकीकात के लिए अदालती अहकामात पर स्टे लिए जाएं तो मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। एहतसाब जब हुकूमत के बजाय सिर्फ ऑपोजिशन का हो, जब कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन में बुलडोजर्स का रुख सिर्फ सियासी मुखालिफिन की तरफ ही हो, जब सरकारी इकदामात से सियासी इंतकाम की बू आए तो मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। बनीगाला की हदूद में जब एक सीनियर सूबाई वजीर के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा हो, लेकिन उसके खिलाफ हुकूमत मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करे क्योंकि वो ताकतवर शख्स वजीर आजम का करीबी साथी है तो मेरे कप्तान, ये कैसा इंसाफ है। आगे इस पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अताउल्लाह तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से आलिया कामरान साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब के पास जाना चाहूँगा। तारड़ साहब, ये बताइएगा कि आज तरमीमी बिल पेश किया गया कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन आप लोगों की पार्टी की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई, शदीद हुटिंग की गई और एजेंडे की कॉपियां भी वहां पे फाड़ दी गई। आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, किस बात का एतराज था आप लोगों को? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल आया है, इसके अंदर कुछ लोगों को बचाने के लिए स्कीमें मौजूद थीं। यानी एक इसमें शेख ऐसी है जो ये कहती है कि कोई भी डुअल नेशनल अगर होगा, वो डुअल नेशनल अपनी डुअल नेशनैलिटी कागजात नामजदगी वाले दिन गिव अप ना करे, ओथ से पहले गिव अप कर दे तो वह बच जाएगा। और इस शिक का इतलाक उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी माजी से इसका इतलाक शुरू होगा। तो अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाते हैं और अपने चहीते फैसल वाडा को उसमें बचाने की कोशिश करते हैं, हमने स्टैंडिंग कमेटी में यह बात की, वहां नहीं सुनी गई। हमने इनसे मीटिंग्स के दौरान यह बात की, वहां नहीं सुनी गई।
तो अब जब ये हाउस में बिल लेके आए हैं और उसमें डुअल नेशनल फैसल वाडा के खिलाफ शवाहिद आ चुके हैं कि ये शख्स जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल हुए, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये डुअल नेशनल था। और मेरी आज मंसूर साहब देखिए, अवाम आपका शो देखती है, मेरी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, मैं आपके शो के तवस्सुत से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि ये फैसल वाडा का केस ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके इंसाफ में ताखीर ना की जाए। सवाल उठते हैं, लोग सवाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें बिल्कुल ओपन बैलेट पे किसी किस्म का प्रिंसिपली कोई एतराज नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। मगर जब सेनेट के चेयरमैन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और मेंबरान की खरीदारी की जा रही थी और ब्रीफ केसों के मुंह खोले जा रहे, तारड़ साहब से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। आलिया कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। आलिया साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकती हैं? आलिया कामरान साहब जी, वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है? जी आलिया साहबा, मैं आज जो बिल देख रहा था उसमें आपने भी इख्तलाफी नोट लिखा है JUIFA की जानिब से, आपका किस बात पे इख्तलाफ था? जी, मेरा इख्तलाफ जो है वो आर्टिकल 53 के ऊपर था और 59 पे मेरा इख्तलाफ ये नहीं था कि जो है इसको ओपन ना किया जाए। मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि इब्हाम है इसके अंदर, सिर्फ एक बस ये कह देना कि जी ओपन बैलेटिंग होगी, ना उसके ऊपर पार्टी के साथ मुशावरत की गई, किसी भी पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया गया। और जब इतनी बड़ी आप आईनी अमेंडमेंट करने जाते हैं तो इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 66% जो है वो वोट की आपको जरूरत होती है। तो इस तरह से जब आप पार्टीज को ही इत्मीनान में नहीं लेंगे, उनके साथ मुशावरत नहीं करेंगे, तो कभी भी कोई कानून जो है आईनी तरमीम स्पेशली पास नहीं हो सकती है। दूसरा, जो 63 के अंदर मेरी जो इनके ऊपर इख्तलाफ था, मेरी पार्टी का इसके ऊपर जो इख्तलाफ है वो यही है कि जो हम दोहरी शहरियत वाले को, ड्यूल नेशनलिटी वालों को जो हम एक मशरूत इजाजत दे रहे हैं कि वो आए और आके इलेक्शन लड़ें और फिर उनकी नीयत में ही पहले से ही कसूर हो कि जी, या नीयत की खराबी कहें, सॉरी कसूर नहीं, खराबी हो कि जी जब हम अगर जीत गए तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं जीते तो हम अपनी दूसरी शहरियत जो है वो बरकरार रखेंगे। तो ये मेरे ख्याल में कानून के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। तो इसको मैं समझती हूँ, इसके ऊपर मैंने इसको वो किया था, इस पर मैं इख्तिलाफी नोट मैंने जमा करवाया था, इसको अपोज किया था इसके ऊपर। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँ कि हुकूमत जो है वो खुद एक बेअमली का शिकार है, दो अमली का शिकार आप कहेंगे, दो अमली का। इस लिहाज से कि आपने देखा होगा सदारती रेफरेंस भी ले आए हैं ये लोग और इसके ऊपर ही, और दूसरी तरफ से इसको ये आईनी तरमीम भी कह रहे हैं, उसके तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो क्या ये खुद जो है वो खुद कंफ्यूज है ये हुकूमत? तो हमारी समझ से भी बाला तारा है, लेकिन हमारा इसमें कोई इल्हाम नहीं है, हम इसको आईनी तरमीम ही समझते हैं। अच्छा आलिया साहबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आलिया हमजा साहबा जाहिर बात है हुकूमत की तर्जुमानी कर रही हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो बताएं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आलिया हमजा साहबा, इल्ज़ाम जो है वो सबसे पहले अगर ड्यूल नेशनल के उसके ऊपर हम बात कर लें, वो ये है कि दरअसल में वो लोग जो इमरान खान साहब के करीब हैं, जिसमें फैसल वाडा साहब का तो केस भी चल रहा है और बड़ा क्लियरली तारड़ साहब ने फरमाया कि दरअसल में ये उनको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये किस किस्म का इंसाफ है कि जी ड्यूल नेशनल आए, इलेक्शन लड़ ले, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो जनाब ठीक है, वो जहाज पकड़ेगा और वापस चला जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर, मुझे तो मतलब आलिया कामरान किस पार्टी की है? मैं सिर्फ पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा, JUI के ना, JUI का तो सबसे सादा टफ स्टैंड था, इन्होंने तो सेनेट इलेक्शन लड़ने ही नहीं थे। आज ही सेनेट इलेक्शन के लिए तरमीम पर तो ये बढ़ चढ़ कर ये लोग डिसेंटिंग नोट्स भी दे रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इनसे ये सवाल पूछना चाहिए था, कहाँ गई 31 जनवरी, कहाँ गए इस्तीफे जो मुंह पे मारने थे, कहाँ गया सारा कुछ? आज आप तो कहते थे हम तो सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, आज वही सेनेट इलेक्शन की तरमीम पर ये लोग हमें डिसेंटिंग नोट्स बता रहे। फिर भी चले, देर आए दुरुस्त आए, हम इनको फिर भी वेलकम कहते हैं। अपना जो थूका चाटना है चाटे, वो दैट डजंट मैटर। सबसे पहले तो इस किस्म के आलिया साहब, मेरे ख्याल में आलिया साहब इस किस्म के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। बेशक आप डिसएग्री करें लेकिन कोई भी ना करे एक दूसरे की। जी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस सारी चीज के लिए मेरे पास शायद इससे बेहतरीन कोई अल्फाज होते तो मैं जरूर इस्तेमाल करती।
ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैं लेकर आई हूं, पॉइंट नंबर 23, जरा पॉइंट नंबर 23 पढ़ें, जो मुकमुका तब किया गया था, मुकमुका किया था इनके बड़ों ने, बेनजीर साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने, और कहा क्या था, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल द वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी ओपन बाय आइडेंटिफेबल बैलेट। ये इनका कहना है। आज वही बात जब हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ लफ्फाजी पर नहीं जाते, हम सिर्फ क्लेम्स नहीं करते, हम सिर्फ अवाम को बेवकूफ नहीं बनाते, हम अमली इकदामात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना हुकूमत कंफ्यूज है, हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अगर हमने कहा था हम वोट को इज्जत देंगे, हम वोट की सैनिटी को इज्जत देना चाहते हैं, तो आज हम सेनेट इलेक्शन की तरमीम लेकर आए हैं, आज हम उसके लिए सीरियस है। जबकि उसी के अगेंस्ट आपने इनका एटीट्यूड देखा है कि किस तरह का रिएक्शन हमें वहां पर देखने को मिला है। अगर ये जरा भी होते, प्लस ये बार बार जो बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को चला रहे हैं। पिछले 8 महीने से हमारे जो रिमिटेंसेज है $2 बिलियन के आ रहे हैं। जो ये हमें कहते थे ना ओवरसीज पाकिस्तानी कहां है डॉलरों की बरसात, वो डॉलरों की बरसात करते हैं, वो इस मुल्क को वही तो चला रहे हैं। जितनी एक्सपोर्ट होती है उतना ही रेमिटेंस आता है। तो मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि इनको तो उनका साथ देना चाहिए। पहली हुकूमत है जिसने ये कोशिश की कि उन्हें वोट ऑफ राइटिंग मिलना चाहिए। दूसरी, अब हम ये कोशिश करें कि उन्हें इस अवाम, ये जो एक सबसे हमारा जो अपर हाउस है, यहां भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मंसूर साहब, कोलोफेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये पर्टिकुलर केस देखते हैं, देखिए हम पर्टिकुलर केस नहीं देखते, हम ये नहीं करते, हम ओवरऑल चीजों को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात आज अवाम ने जिस तरह से इनको एक्सपोज होते देखा है ना, किसी को एक्सपोज होते नहीं देखा। जो शफाफियत का जो नारा ही लेकर निकले थे वोट को इज्जत देने का, ये वोट को इज्जत देना चाहते हैं, वो ये तो मंडी लगाना चाहते हैं, ये तो जमीर फरोशी करना चाहते हैं। और जब बात होती है सबसे ज्यादा कि कहां पर वोट बिके थे, सबने देखा है बलूचिस्तान के, वहां पर किसने हुकूमत गिराई थी, वहां पर एमपीएस को किसने खरीदा था, केपीके के एमपीएस को किसने खरीदा था, सिंध में एमक्यूएम की सीट्स को किसने खरीदा था। अच्छा, वैसे ये आलिया साहब सवाल एक ले लें। आपने फरमाया कि एक मिनत तार साहब, एक मिनट। आलिया साहब, आपने फरमाया कि आप बताएं कि बलूचिस्तान में वो वोट किसने खरीदा था। आपने फरमाया केपी में वोट किसने खरीदा था, किसने खरीदा था, नाम लीजिए। देखिए सबको पता है, ये तो ये खुद भी कहते हैं, आज जो मिला मुकमुका करके बैठे हैं, सबको पता है कि किसने खरीदा था। आपको भी नाम बताइए आलिया साहब, नाम बताइए ना किसने, ताकि मैं आगे चलूंगा। इनके साथ बैठे हुए इनकी हुकूमत गिराने वाले कौन। और जरदारी साहब ने तो खुलेआम कहा था, हाँ मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई है, करने कर लो। मतलब ये किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो हम देते हुए, हमें कोई इस चीज के ऊपर नहीं है। हम इसीलिए चाहते हैं जिस पार्टी के जितने वोट है। और सेकेंडली एक और चीज, मंसूर साहब, लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में यह क्लेम किया गया था 6 एमपीएस ने कल इनके पीएमएलएन के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कितने संगीन इल्जाम लगाए नवाज शरीफ के ऊपर, बेनजीर वो मरियम बीबी के ऊपर। उन्होंने कहा है उन्होंने अपना अदम एतमाद का अपनी लीडरशिप के ऊपर, उन पे करप्शन के, उन्होंने कहा है कि मोदी इनका चचा है, उन्होंने कहा है ये रॉके एजेंट है। ये बैठे हुए हैं और ये हमने बातें नहीं की हैं, उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हमें 35 साल ये दर्ज देते रहे कि बेनजीर साहिबा, जरदारी साहब और जो इवन जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर ये संगीन इल्जाम लगाते रहे, और आज उन्हीं के साथ ये मिलकर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं जी आपके पास। देखनी चाहिए। और जो शो ऑफ हैंड पर, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है कि जो शो ऑफ हैंड पर हमें कहते थे हम खौफजदा, तो अब तो खौफजदा होने का इनका टाइम है। हम तो हर लिहाज से क्लियर हैं और हम कह रहे हैं आओ, मैदान भी है और हाजिर है। बिल्कुल ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब, ये मेरे ख्याल में आलिया साहिबा जो जिक्र कर रही थी खासतौर पर बलूचिस्तान असेंबली का, गालिबन इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। तो और वो मिसाक जमहूरियत का वो बता भी रही है, पॉइंट नंबर 23 है। आप लोग ही चाहते थे ओपन बैलेटिंग हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। तो फिर एतराज किस बात का है, किस बात के ऊपर आज आप लोग एहतजाज कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, मैंने आलिया साहिबा की एक बहुत लंबी स्पीच सुनी, अभी वो कर रही थी और बड़ी तेजी से मतलब है कि अपने वो पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हैं या जो दिए गए हैं वो पढ़ रही थी। देखिए, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2 जमातों के दरमियान में, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हैं? इनका क्या काम है हमारे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के साथ? ये इतने डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि आपने जो 14 अराकीन सेनेट खरीदे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुई थी,
और उस वक्त जब आप मिठाई बांट रहे थे और नाच रहे थे, हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो ये गैब का इल्म नहीं है या हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, जायचे मायचे हम नहीं निकाल सकते। इनके पास है, इनको पता था कि इनके 20 मेंबर्स जो हैं इनको वोट नहीं दिया, शायद वो बिके हैं, जो भी है, उनकी इन्होंने हेयरिंग भी नहीं की और उनको निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्शन नजदीक थे, इन्होंने अपना एक स्टंट लगाया। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमें वो 14, अगर आप इतने संजीदा हैं और अब जो हम मान लेते हैं कि आप बहुत ही जमहूरियत के चैंपियन बनना चाहते हैं, जो कि आप हैं नहीं, आप हमें बता दें कि आपने जो 14 मेंबर्स खरीदे थे उनका नाम हमें बता दें, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की बस पार्टी से होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। क्यों नहीं बताते ये लोग? नहीं, वैसे कुंडी साहब ये क्यों बताएं? आप देखें, कुंडी साहब ये क्यों बताएं? ये तो आप लोगों की पार्टी का मामला है ना, वो तो आपने बैठ के ढूंढना है, वो क्यों आपको बताएंगे? ये आप लोगों ने तहकीकात करनी थी। मुझे जहां तक याद है, जब ये 14 लोग जो हैं उन लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डाला था, तो उस वक्त आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम तहकीकात करेंगे, हम चेक करेंगे, हमने कमेटियां बना दी हैं। किधर है वो नाम बताएं, लोगों को नाम बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, 20 लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, फारिग किया, खुद किया, नाम आप लोगों ने नहीं बताए थे। तो यहां पे भी तो नाम आप लोगों ने खुद ढूंढने हैं ना। देखें, ये भी हो सकता है इन्होंने जो 20 निकाले उसमें से कंफर्म नहीं है कि सब लोगों ने शायद वोट बेचोगे या नहीं बेचोगे, और ये इनके हम ये कहते हैं शायद हमें नहीं पता, ये हमें बता दें, एग्जैक्ट नंबर वो बता दें, बंदे बता दें, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जिनको इन्होंने खरीदा था, जिनको ये भी ये कह रहे हैं। अच्छा, वैसे कुंडी साहब आप जो है ना, आप एक बड़ी गलत चाल पता क्यों खेल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे आपने इन्होंने कहा जी वो नाम बता दें, इन्होंने कहा जी शरीर रहमान, तो आप शरीर रहमान को निकाल देंगे? निकालें नहीं, देखें, एक तरीकेकार होता है, हम इनसे ओथ पे बात करेंगे ना, ऐसी बातों नहीं, हम पैसे तमातो नहीं करेंगे, उसके तरीकेकार होगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि इनके जो लीडर साहब हैं, इमरान खान साहब, आलिया हफ्जा साहबा के लीडर हैं, जो कि 5 करोड़ रुपए पे खाकान अब्बासी साहब को कहते थे कि ये टैक्स केयर का पैसा है और ये जो है ये हराम है, लेकिन आज इमरान खान साहब वोट खरीदने के लिए अपने मेंबरान पार्लियामेंट को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये वोट खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है वजीर आजम ने। इलेक्शन कमीशन इसका सो मोटो एक्शन ले। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज अपना सुप्रीम कोर्ट के फाइज साहब ने इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब को जागना चाहिए कि ये खरीदो फरोख्त वजीर आजम मुलव्वस है। 50-50 करोड़ रुपए आज किधर गए इसके बयानात? आज ये कह रही है ना कि ये चीजें जो आप माजी के अपने लीडर के बयान उठा दें, एक बयान बता दें जिसपे उसने पूरा उतरा हो। ये वही लोग हैं ना जो चौधरियों को बुरा भला कहते थे, उनको क्या क्या लकब देते थे, डाकू पता नहीं क्या क्या। आज बकौल इनके नैब आजाद है। आज उस नैब ने चौधरी साहबान की फाइलें बंद कर दी हैं। आज तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे इमरान, उनसे माफी मांगे कि मैंने आपके ऊपर गलत कैरेक्टर असैसिनेशन की। 9 मेंबर्स पे इन कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, 9 मेंबर्स पे उनको सेनेट की सीट दे रहे हैं। और मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिस मुन्नस इलाही को ये कह रहे थे कि हम ओथ नहीं लेंगे, उसी मुन्नस इलाही को ये ओथ भी देंगे, वफाकी वजीर भी बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो चपरासी नहीं रखते थे, बाद में उनको वफाकी वजीर बना देते थे। तो ये चीजें जो इन्होंने की हैं सब पे यूटर्न मारे हैं, जहां पर ये फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रही है। सर मैं ब्रेक बता दें कुंडी साहब, एक ब्रेक के बाद मैं सर वापस आता हूं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैंने ड्यूल नेशनल के हवाले से बात करनी है और इसके साथ साथ जो 50 करोड़ के तरक्याती फंड देने का ऐलान किया है। माजी में फरमाया करते थे कप्तान के ये करप्शन है, अब करप्शन किधर गई? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो आईनी तरमीम आज पेश की गई है हुकूमत की जानिब से, उसके हवाले से बात हो रही थी। आपने सारी कन्वर्सेशन तो आपने सुनी ही। इसके ऊपर आलिया हमजा साहिबा जो एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लग रहा है नून लीग की जानिब से, मैं पहले जरा नून लीग के पास भी चला जाऊं क्योंकि उनके हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ताड़ साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूं। अच्छा ताड़ साहब, मैं एक चीज चेक कर रहा था कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में ये इजाजत है कि ड्यूल नेशनल्स आके इलेक्शंस लड़ सकते हैं। वो उसका प्रोसेस, हाँ वो ये है कि चंद ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल जगह हैं, ऐसी सीट्स हैं जिसके ऊपर वो बैठ नहीं सकते आके, लेकिन वो इलेक्शंस फिर भी लड़ सकते हैं। आप लोगों का क्या एतराज है? क्या आप लोग ड्यूल नेशनल्स के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, एक कानून लाया जाता है और कानून का एक प्रिंसिपल है कि कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। यानी आज अगर मैं कहूं कि मंसूर अली खान साहब से सलाम लेना जो है वो एक जुर्म है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो मैं कहूं कि जी वो पिछले 10 साल से उसका इतलाक हो, तो वो गलत बात है, रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसी तरह जब डुअल नेशनैलिटी पे आप जब कागजात नामजदगी जमा कराते हैं
और आप डुअल नेशनल हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। वो कानून था, लॉ ऑफ द लैंड था। हाँ। अब आप कहें कि हम इसको चेंज कर रहे हैं कि ये ओथ से होगा, ओथ से पहले आपने गिव अप करनी है और उसका इतलाक माजी में कर दें, तो मुझे तो एक दो अल्फाज समझ आते हैं, फैसल वाडा, फैसल वाडा, फैसल वाडा। अब आप जब अपने लोगों को एनआरओ देने की कोशिश करेंगे, और देखिए मैंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी आलिया हमजा साहिबा की, इन्होंने कहा थूक कर चाटना, मैं तो नहीं कहता, मैं तो उसको यू टर्न कहता हूं। तो अगर ये इस बात पे कायम हो जाएं कि जो जिसने कहा था वो पूरा करना पड़ेगा, तो नाम निहाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी को फांसी लेनी पड़ेगी। अरे नहीं सर, तो क्या वो IMF ना तार साहब ना आप एक सेकंड ना करें सर, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना। मैंने तो नहीं कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने तो नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस गेम में ना पड़े, अवाम हमें देखते हैं, लेट्स टॉक रीजनेबली, तो लॉजिक की बात करें, थूक कर चाटना, फला फला फला। चले सर, वो हो गया ना, मैंने उनको भी रोक दिया दिया था सर, मैंने उनको भी रोक दिया था ना। जी दुरुस्त बात। अब डुअल नेशनल की जहां तक बात है, हमें देखिए, आप अगर सिर्फ अपने लोगों के लिए कवानीन लाएंगे, पर्सन स्पेसिफिक, और उनको बचाने की कोशिश करेंगे, उनको एनआरओ देंगे, तो हमारी सादिया बासी का क्या कसूर था कि उनको डीसीट होना पड़ा? हारून अख्तर खान का क्या कसूर था कि उनको डीसीट होना पड़ा? और हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से पहले अपनी डुअल नेशनलिटी गिव अप की थी। हमने ये चीजें भुगती हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक जूरिस्प्रूडेंस होती है कि कानून एक मुल्क में डेवलप होता है ओवर नंबर ऑफ इयर्स। तो मेरे साथ जो माजी में ज्यादती हुई है उसका अजाला कौन करेगा? ठीक है, मैं सर, मैं जल्दी से जवाब ले लूं ताकि मैं जरा क्विकली जरा कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकूं। आलिया साहबा, ये तो वैसे हकीकत है कि ये अगर रेट्रोस्पेक्टिव में आप लेके जा रहे हैं इसको, इसका मतलब है कि फैसल वाडा साहब को दरअसल में बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनका केस चल रहा है। पहली बात तो वो हाजिर ही नहीं होते थे अपने इस केस के अंदर, उसको डिले से डिले करते रहे हैं। और उसके बाद उनके ये एक क्लासिक केस है कि दरअसल में इल्जाम उनके ऊपर यही है कि जब दरअसल में उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे, उस वक्त वो एक ड्यूल नेशनल थे। उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद जाके दरअसल में उनकी वो ड्यूल नेशनलिटी खत्म हुई थी। फैसल वाडा साहब को ही बचाने की कोशिश है। स्पेसिफिकली सिर्फ फैसल वाडा साहब के बारे में बात कीजिएगा। मंसूर साहब, एक तो मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपने बड़ी खूबसूरती से तारड़ साहब से एक तो बात एक्सेप्ट कराई कि इन्होंने यू टर्न लिए सारी चीजों पे, इस्तीफों से लेकर सेनेट इलेक्शन से लेकर अल्फाज जो भी इस्तेमाल करें, इन्होंने कहा मैं उसको यू टर्न कहूंगा। और मैं बात क्या कर रही थी, मैं यही कर रही थी कि सारी चीजों से रिवर्स हो गए, अपने हर कहे से ये वापस चले गए। आपने एटलीस्ट इनको आज ये मनवा लिया कि ये पीडीएम ने यू टर्न ले लिया। अब आगे आ जाए, मेरे भाई बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने बड़ी अच्छी तरह से फंसा दिया। एक सेकेंड तारड़ साहब सुन ले, बड़े आराम से हम आपकी बातें सुनते हैं, आप आराम से सुनिए। अच्छा चले आलिया साहिबा की बारी है जी। आलिया साहिबा देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, आपने पीपल्स पार्टी से भी मनवा लिया। ये हमें मतलब ये कह रहे हैं कि हमें 50 करोड़ देना पड़ा क्योंकि हमें खरीदने हैं। मतलब आलिया साहब, मेरा सवाल फैसल वाडा साहब के हवाले से था। एक सेकंड देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं फैसल वाडा साहब पे, मंसूर साहब एक सेकंड देखिए, मुझे दो लोगों का जवाब देना होता है प्लीज, मुझे इतनी, क्योंकि मेरे ऊपर एलिगेशंस लग रही होती हैं। इन्होंने कहा कि जी हमने, आपको कैसे पता है हमने खरीदे? आपके सीट्स कितनी थी केपीके में जो आप 2 सेनेटर्स वहां से बनवा गए? आपकी सीट कितनी थी सिंध असेंबली में? एमक्यूएम की सीटें लेकर आप वहां पर सेनेटर्स बनवा गए। सबको पता है, सबको अभी ये गूगल करेंगे ना, या आपकी टीम भी गूगल करेगी तो नजर आ जाएगा कि किसने किस वक्त बलोचिस्तान असेंबली के लिए क्या क्लेम किया था। और हमें, मैं बार बार अभी पहले वक्फे से पहले भी मैंने आपको ये बताइए, हमारे लोग नहीं जा रहे, पीएमएलएन के लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनको लोगों को खरीदने की जरूरत है। आता हूं, फैसल वाडा साहब का जवाब दीजिए प्लीज। आलिया साहब, फैसल वाडा अब आजे बात होती है नेपोटिज्म की, बात होती है रूल्स को चेंज करने की। सर ये मेरे पास एक डॉन की न्यूज है, पब्लिश हुई थी 23 जून 2012। मेरे भाई बैठे हो, आता तारड़ साहब, इनसे मिलती है। नेपोटिज्म ये होती है, कवानीन चेंज करना ये होता है कि जब किसी को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाए विदाउट any qualification and without any exam, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसके बजाय उसको डायरेक्ट
डायरेक्टली 16वें ग्रेड में लाया जाए। जहां तक फैसल बाडा साहब की बात है, उनका मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूं कि ये होते हैं नेपोटिज्म, ये होता है आइन को तब्दील करना। और जहां तक फैसल बाडा साहब की बात है, फैसल बाडा साहब का केस चल रहा है, वो वहां जवाब देंगे। और आप लोगों से सिर्फ एक बात हमें पता चल गई है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना वोट का राइट देना चाहते थे, ना आप उनको असेंबलियों में देखना चाहते हैं, ना आप उनको सेनेट में देखना चाहते हैं। ये लोग जो अपना खून पसीना हमें भेजते हैं, ये लोग जो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को चलाते हैं, PMLN आपने आलिया साहबा मेरे एक मिनट, आलिया साहबा एक मिनट, आलिया साहबा एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, इस मुल्क को लूटा घसूटा। अच्छा आलिया साहबा सुन लीजिए, मैं उस पे आपकी जो जज्बात हैं जो ड्यूल नेशनल्स के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, आने चाहिए, ड्यूल नेशनल्स को मौका मिलना चाहिए, वो पाकिस्तान आए। लेकिन क्या कोई ड्यूल नेशनल पाकिस्तानी फौज में आ सकता है? नहीं आ सकता ना, वो एक इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर आकर नहीं बैठ सकता क्योंकि सेंसिटिविटी है। यहां पे सवाल यह है कि जब आप उसको अपना दूसरी नेशनैलिटी वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो छोड़ नहीं रहा पाकिस्तान की खातिर, तो फिर आप उसको अलाउ क्यों कर रहे हैं कि आजा, जीत गया तो ठीक, ना जीता तो जहाज पकड़ और बेशक वापस चला जाए, आके सिस्टम का हिस्सा बने ना, फिर पाकिस्तान के साथ रहे, पाकिस्तानियों के साथ रहे, उनकी तकलीफ को महसूस करे। ये तो तरीका गलत है कि वो अमेरिका से आए, आके इलेक्शन लड़ ले, पैसा अपना इस्तेमाल कर ले, अगर तो जीत गया तो ठीक, ना जीता तो मेरा कोई मसला नहीं, तू वापस चला जाए। ये तो फिर ज्यादती है ना, फिर तुम वापस चले जाओ और आकर पाकिस्तान को डॉलर जरूर देते रहो, वहां से कमाई करो, अपना खून पसीना बहाओ, लेकिन इस कौम को चलाओ। हम आज तक जो चल रहे हैं, हम आज इस वक्त $2 बिलियन के हर महीने हमें रेमिटेंसेस आते हैं, तो मतलब हम उनको इतना लिवरेज भी ना दें। मंसूर साहब, मेरे ख्याल में तो इस अमेंडमेंट को आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, और क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हम पहले भी खड़े थे, हम अब भी खड़े और आखिरी हद तक हम जाएंगे। यही तो मैं कहती हूं, यही यहां आकर ही तो देखिए, हम किसी अमेंडमेंट को जीते या ना जीते, अब ये बातें सेकेंडरी रह गई हैं। दो चीजें हमने अवाम को बता दी है, ये खोखला नारा लगाते रहे वोट को इज्जत देने का, ये खोखली बात करते रहे कि जी पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कहा, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। और इसी तरह जब इन्होंने बात की थी, बिलावल साहब ने कहा था मैं अपने सेनेटर्स को निकालूंगा, आपने कोर्ट भी किया है। सिर्फ इमरान खान साहब का यह हौसला था कि उन्होंने अपने 22 MPs एन इलेक्शन से पहले निकाले थे। बिलावल साहब को अपने सेनेटर्स का भी पता था, बिलावल साहब को हर चीज का पता था, और उसी शाम को उन्होंने दावा किया था कल आप सेनेट में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, एक ब्रेक मुझे लेनी है। पाकिस्तान पीपल के ऊपर जो है वो संगीन तरीन इल्जामात, लेकिन नाज़रीन हैरानकुन तौर पे कुछ इल्जामात और सख्त बयानात सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, PDM में इनके अपने इत्तेहादी नून लीग की जानिब से भी आए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया है। वो बयान क्या है आपको मैं बताता हूँ एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हुआ, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो काफी तफसील से बात हुई है, लेकिन अब PDM का एक इजलास होने जा रहा है, सरबराही इजलास, और इन्होंने क्या करना है, आगे क्या करना है, इसके ऊपर ज़रा तफसील से अब थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि बड़ा अहम इजलास है। इस सिलसिले में नून लीग की भी आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक बड़ी सख्त बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। फैसल करीम कुंडी साहब से इसका सवाल करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सुन लेते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा ज़रा। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं दे रही, उनकी स्ट्रैटेजी फिर ठीक है। नहीं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे PDM के अंदर मुशावरत के बाद अगर नहीं देगी तो PDM से बाहर होगी। फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो बड़ी सख्त बात है, इस्तीफे देंगे तो ठीक है, नहीं दिए तो फिर आप ही PDM से बाहर हैं। देखिए, खाकान अब्बासी साहब का आपने क्लिप चलाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ है, क्योंकि जब PDM का जब वजूद बना था, जब APC हुई थी, उसमें लिखा गया था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाएंगे, जिसमें इस्तीफे भी शामिल है, जिसमें तहरीक एतमाद भी शामिल है। हमारी एक तजवीज़ है, कल 4 तारीख है, कल PDM की सरबराहों का इजलास हो रहा है, उसमें हम ये तजवीज़ रखेंगे और हम कन्विंस करेंगे अपने PDM के बाकी इत्तेहादियों को, इस तरह बाकी जमातों के भी, नून का या उसका जमीयत का या किसी और जमात के भी अपनी कोई तजावीज़ होंगी, वो कन्विंस करेंगे। तो जिस बात पे हम कन्विंस हो जाते हैं, चाहे वो अदम एतमाद की तहरीक है, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, चाहे वो जेल भरो तहरीक है, चाहे धरना है, चाहे इस्तीफे हैं, जो चीज़ भी है,
जब जो मुतफिका फैसला होगा कल शाम तक आपको पता चल जाएगा, उसके बाद जो है हम इस चीज पे जो है नहीं, लेकिन कुंडी साहब असल कुंडी साहब बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये एक इमेज डेवलप हो चुका है कि दरअसल में आप लोग इस्तीफे देने के हवाले से या सिंध असेंबली को खत्म करने के हवाले से या तोड़ने के हवाले से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नून लीग जो है वो फुल थ्रॉटल के साथ आना चाहती है, मौलाना साहब फुल थ्रॉटल के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा निकलना चाह रही है इस सारे सख्ती से। देखें, ये तो मंसूर खान साहब आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी यही तजज़िया आप कर रहे थे कि जी डील हो गई है, हुकूमत दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात यह है कि जिस पार्टी ने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी हों, जिसके लीडर जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया हो, उनको शहीद कर दिया गया, उनके वर्कर शहीद हुए हों, उनके वर्करों ने जेलें काटी हों, उनके लिए जमहूरियत के लिए ऐसी 100 असम्बलियाँ सिंध की हम कुर्बान कर सकते हैं जमहूरी प्रोसेस के लिए। लेकिन बातें करना इफ एंड बट में, ये आप पीपल्स पार्टी ये नहीं करना चाहती, पीपल्स पार्टी वो नहीं करना चाहिए, ये आपका एक जमहूरी हक है, आप बात कर सकते हैं। ये क्योंकि हम टीवी टॉक शोज में बैठे डिबेट कर रहे होते हैं, तो ये मैटर नहीं करती हमारे सिंध असम्बली। जमहूरियत के लिए जो भी कुर्बानियां हमें देनी पड़े हम देंगे, लेकिन हम आलिया साहिबा के लीडर की तरह नहीं है जो मुशर्रफ साहब के पोलिंग एजेंट भी बने थे और फिर कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा जमहूरियत के चैंपियन भी हूं, और 5 साल असम्बली क्यों, 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं, उसने कहा लंबे पीरियड के लिए क्यों नहीं होते, तो उनके अंदर का डिक्टेटर ही बोल रहा था। लेकिन जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये रखेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तारड़ साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आपने सुनी है, लग रहा है इख्तिलाफ है आपके पार्टी के लीडरों की जानिब से जो लेटेस्ट बयानात आए हैं, जिसमें ये अभी मैंने शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनाई, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी को अगर लगता है तरीके अदम एतमाद आ सकती है तो नंबर दिखाएं। वैसे फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हालिया दिनों में क्लेम किया था कि 25 MNAs जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन्होंने रब्ता किया। वैसे कुंडी साहब इसके ऊपर जरा बता दीजिए, ये अभी भी कायम है ये बात 25 MNAs है? जी मैं बिल्कुल कायम हूं, और मैं इस बात पे भी वो हूं कि पार्टियां नहीं तोड़नी चाहिए। माजी में जब हमारी हुकूमत थी, काफ लीग के कुछ MNAs हमसे रब्ता किया, लेकिन हमने उनको शामिल नहीं किया था। जब काफ लीग हमारी इत्तेहादी बनी थी हमने शामिल उनको किया था। अच्छा। हम इसके कायल नहीं हैं। लेकिन ये PTI के हमारे दोस्त और इनके वज़ीर आज़म बड़े बड़े दावे करते हैं, जब मैदान लगेगा तो फिर जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, फिर हम दिखा देंगे कि कितने मेंबर हमारे साथ हैं। तारड़ साहब, नून लीग की सर पोजीशन जी बोलिए कुंडी साहब। मैं देखिए, एक तो देखिए, मैं मंसूर साहब मेरा काम है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं कि मैं हर चीज का लीगल एस्पेक्ट भी आपको साथ साथ बताऊं। सियासी तज्जिया अपनी जगह पे। देखिए, किसी और पार्टी के MNAs तोड़ना, हमारा कानून मौजूदा ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला शख्स डी सीट होगा। अब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस या मनी बिल या बजट के दौरान कोई भी शख्स, कोई भी MNA MP अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है, वो डी सीट हो जाता है। ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस में हमारी बेस्ट बेट जो है वो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं जो इनसे ऑलरेडी नाराज हैं। अगर हम उनको तोड़ने में कामयाब होते हैं या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कौन नाराज है जिसके तहत, कौन नाराज है तारड़ साहब? नहीं, अंदर खाते थे सारे नाराज हैं। केड़े नाराज हैं सर? केड़े? और काफ लीग वाले चौई साहब तो लुडिया पा रहे हैं सर, उनको तो सेनेट की सीट भी मिल गई। और कौन नाराज है? MQM भी खुश है, सारे सेनेट दी सीट असी भी, सेनेट दी सीट असी भी दे सकते हैं। हमारे पास 21 चौधरी साहब ने ऑफर कराओ ना, ऐसे टीवी टॉक शो का की फायदा? नहीं भी वो करावांगे जो वेला आएगा। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं। देखिए, बात ये है कि नो कॉन्फिडेंस के लिए एक तो कोलिशन पार्टनर्स की बात हुई, मेंगल साहब पहले छोड़ गए हैं, बाकी बातचीत हो सकती है, मगर हम ये समझते हैं कि बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि बजाय इसके कि नो कॉन्फिडेंस में जाया जाए, हम लॉन्ग मार्च करें और इस्तीफे दें। अब जब PDM का सरबराही इजलास होगा उसमें तमाम तर चीजें डिस्कस होंगी, और अगर पीपल्स पार्टी का आर्ग्यूमेंट उसमें कोई वेट हुआ या उनके पास लॉजिक हुई कि जी हम वाकई नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करवा सकते हैं, तो फबिया हम जरूर उसके साथ देंगे। मगर ये फिर देखें ना, नो कॉन्फिडेंस अगर फेल होता है तो पूरी PDM की मूवमेंट को बहुत बड़ा धचका लगेगा जो शायद बर्दाश्त ना हो सके। फिर जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बात की, जो जमात पॉपुलर सेंटिमेंट के खिलाफ जाएगी उसको देखिए नुकसान होगा, वो PMLN ही क्यों ना हो। अगर हम एक की भी बात पे, या जो एक अवाम की सेंटिमेंट है, मैं अभी भी सियालकोट में बैठा हूं, हमारी बाय इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, और मैं आपको बताऊं अवाम में बड़ा गमो गुस्सा है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और अवाम इन इश्यूज पे बात सुनना चाहते हैं हम लोगों की। देखिए, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, इधर लोगों में मैं अभी हल्के के अच्छा, तारड़ साहब बात कहीं और चली जाएगी। मैं जल्दी से ये जो चौधरी साहब वाली आपने काफ लीग वाली बात की है, मेरी इत्तला के मुताबिक वैसे 2 साल से आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह चौधरी साहब मान जाएं, चौधरी साहब की जानिब से कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जा रही नून लीग को।
नहीं, देखिए चौधरी साहब के साथ हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं और हम समझते हैं कि पंजाब असेंबली का ऐवान उन्होंने बिल्कुल नॉन पार्टिजन होके और बिल्कुल एक अनबायस्ड होके बड़ी उन्होंने गैर जानिबदारी से चलाया है। और वक्त आएगा तो मुझे लगता है कि वक्त आने पे काफी चीजें हालात बदल जाते हैं। इधर तो आधा घंटा लगता है हालात बदलते हुए। अच्छा। और खान साहब उनका नाम भी, खान साहब देखे ना, उनका नाम भी बिगाड़ते रहे माजी के अंदर और उनको मुख्तलिफ नामों से भी पुकारते रहे हैं। अब मजबूरन जाके कहा कि जी चौधरी शुजात साहब को, क्या आप इनको भी वही समझिए जो जी। तो आप देखिए ना, अब ये वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा। तो नाज़रीन, यहाँ फिलहाल यह है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सवाल करेंगे कि क्या आगे आने वाला वक्त जो है उसके लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि पीडीएम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास कल होने जा रहा है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरबराही इजलास होने जा रहा है पीडीएम का कल, और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे। आलिया साहबा, जो मनाजिर आज हमने असेंबली के अंदर देखे हैं और शुरू से जो हम डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो यही है कि इस आइन साजी के हवाले से जो है वो ऑपोजिशन से कोई गुफ्तगू नहीं की गई, उनसे किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। अब पीडीएम का इजलास भी होने जा रहा है और इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। बेहतर नहीं है कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़ के इनसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू कर ले? देखिए मंसूर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी और इतनी बोल्ड स्टेटमेंट एक बहुत ईमानदार लीडर ही दे सकता है। उन्होंने कहा जी लूटा हुआ पैसा वापस दे दें, आपका जो भी मुतालबे मैं पूरा कर देता हूँ। कल तो मुझे ये लग रहा है पर्चियाँ डालेंगे, जो पर्चियों में से निकल आएगा पीडीएम वो ऐलान कर देगी। इनको कुछ क्लियर ही नहीं है। आप ये देखें, वो लॉन्ग मार्च जो 31 दिसंबर को होना था, 31 जनवरी गुजर गई, अब 4 फरवरी के ऊपर ये सारे हैं। जो इस्तीफे आने थे सारा कुछ आपके सामने, मतलब हम तो अब हंसते हैं कि इस्तीफे भी ले आओ, लॉन्ग मार्च भी ले आओ, सेनेट का इलेक्शन भी आप करवा लो। जो मैं उस वक्त बात करना चाहती थी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपने तो इनका बिल्कुल वो बताकर रख दिया कि दोनों का कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीडीएम के अंदर। देखें, मैं तो सिर्फ कहूंगी मरियम बीबी के साथ जो जरदारी साहब ने किया है ना, कमाल कर दिया। अच्छा। उन्होंने उनको बुलाया, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए, उन्होंने गड़ी खुदाबश उनके माथे टिकवाए, उसके बाद उन्होंने कहा जी जाएं, यूं ठोकर मारी उन्होंने पीएमएलएन को समझना चाहिए ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। हम जितना मर्जी डिसएग्री एक चीज से कर लें, लेकिन सियासत हमेशा ऑपोजिशन के साथ होती है। हम इंजॉय करते हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, हम इंजॉय करते हैं कि किस तरह से ये इनकी सारी चीजें इनके आगे आ रही हैं। देखें, अवाम ने इनको मुस्तरद किया। किस तरह से मुस्तरद किया? इन्होंने जो नरेटिव ये लेकर आए थे आर्मी पर अटैक करना, जो नरेटिव ये लेकर आए थे बिलोचिस्तान को अलग करना, जो नरेटिव ये लेकर आए थे बाढ़ हटाना, उर्दू पर अटैक करना, आर्मी के साथ लोग खड़े हैं, वो दिलो जान से लोग खड़े हैं। फिर इन्होंने कहा महंगाई पर इन्होंने करने की कोशिश की, आज सारी सब्जियां सब कुछ सस्ता हुआ है, अवाम इनके साथ नहीं निकले। ठीक है, जरा मैं कुंडी साहब को जरा जवाब देने का मौका। अवाम के सामने सिर्फ एक अवाम के सामने इनके असल चेहरे हैं। अवाम पीटीआई से आप ये कह लें कि पीटीआई के साथ अभी भी खड़ी है और ये पीडीएम खत्म हो चुकी है, आपको उसकी फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, और खुद मोहसिन रांझा साहब एक प्रोग्राम में मान चुके हैं कि ये तो हम अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये डेट्स देते रहते हैं। तो द स्टोरी इज फिनिश्ड नाउ। अच्छा, स्टोरी इज फिनिश्ड। ओके, बड़ी सीरियस एलिगेशन। अच्छा कुंडी साहब, पिछले दिनों जितने जलसे हुए हैं पीडीएम के, बड़े कम मौके ऐसे मिले जिसके ऊपर हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तीनों इकट्ठे हों। बड़ी देर हो गई है गालबन इस किस्म के मनाजिर अब देखे हुए। मेरे ख्याल में शायद लाहौर के जलसे में हमने आखिरी दफा ये देखा। तो अब 5 तारीख को जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, उसमें तीनों रहनुमा शामिल होंगे उस जलसे में या नहीं होंगे? मंसूर साहब देखें, जलसे हुए हैं, कुछ लीडरशिप्स की जो है काम कहीं भी मसरूफियत होती है जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हर जलसे में लीडरशिप शिरकत करे। अच्छा, जहाँ तक 5 फरवरी की बात है, चेयरमैन बिलावल साहब तो शिरकत कर रहे हैं, पीएमएलएन के तो ताड़ साहब बैठे हैं, वो उसका बता सकते हैं कि मरियम साहबा शिरकत कर रही है या मौलाना साहब के अपने तर्जुमान के, लेकिन चेयरमैन बिलावल का मैं आपको बता सकता हूं कि वो शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं आलिया साहबा को एक बात करना चाहता हूं, वो अपने वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ ये कह दे कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इन्होंने घबराना नहीं है, अपोजिशन को धमकाना नहीं है और अपने पार्लियामेंटेरियन को वर्गलाना नहीं है।
और ठीक है, ये तीन फिक्र जो है ना वो आप जो है ना क्योंकि अब वज़ीर इलेक्शन आज़म में जैसा बंदा आपने नहीं देखा, वो आप ओ भाई, सबको मैं आपके वो दरमियान देखिए नहीं ना, बोला हूं। खान साहब को सियासत नहीं आती, आप मैं सब आपके दरमियान नहीं लोगों बोला हूं। को आपको अच्छी तरह उन्होंने आईना मैं दिखा आपके- दिए। देखें वो ग्यारह अपनी शक्ल जमातें अगर वो उनके अपनी आगे आईना फेल देख हैं, ले, जो एक बंदे बयानात के उन्होंने आगे, दिए हैं ना, एक लीडर के आगे सारे जो 11 बयानात जमातें फेल। उन्होंने दिए हैं, अगर वो शीशा देखते तो रोज शर्मिंदा आपने होते। जो बयान घबराना उन्होंने नहीं दिए, है। जो ट्वीट्स आप किए हैं, चेयरमैन उनमें साहब को शर्म ही नहीं है। घबराए ना। हम नहीं घबरा, मैं आपको तारड़- बता रहा हूं, तारड़ साहब, 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रही आप है। अपने चेयरमैन को कहते हैं आपने- चले मैं आगे चलता हूँ। तारड़ साहब, मरीम हम नहीं नवाज घबरा रहे, आप पांच वज़ीर करोड़ आज़म घबरा रहे हैं, 50-50 करोड़ रिश्वत दे रहे हैं। तारड़ तो साहब। आप लोग लगाते हैं। जी जी देखें, ये जिस मैं तरह टैक्सपेयर के पैसों पे, मैंने कहा जी, टैक्सपेयर के पैसों अच्छा, मैं पे तारड़ साहब से जरा सवाल कर लूं। वो तारड़- जो है तारड़ अपने साहब- अस्तबल में घोड़े अपने खरीद रहा है। तारड़ साहब, जी, मतलब मरियम जी। नवाज साहिबा आ रही हैं 5 तारीख को या नहीं? 5 तारीख को बिल्कुल आ रही हैं, भरपूर तैयारी है। वो 5 को भी आएंगी और 13 को हमने इधर सियालकोट में भी एक पीडीएम की रैली रखी है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो भरपूर शिरकत करेंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। और देखिए, ये जो लूटी हुई दौलत की मोहतरमा ने बात की, तो जरा वजीर आजम साहब को मैं ये पैगाम देना साहब टाइम। आलिया हमजा साहिबा, अताउल्लाह तारड़ साहब और फैसल करीम कुडी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाजरीन, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।